नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 27 मई 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ वेस्टर्न नरेटिव्स। कैसे देखो आज भी वेस्टर्न मीडिया जो है, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, इंडिया को अपने 100 साल पुराने चश्मे से देखते हैं। आज भी इंडिया के बारे में स्टीरियोटाइपिंग मिथ वेस्टर्न कंट्रीज में मौजूद है। ये देखने को मिला ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। इंडिया अपना नैरेटिव सेट नहीं कर पाया ग्लोबल इंडिया में, ऐसा क्यों, सब डिस्कस करेंगे डिटेल से। दूसरा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से संबंधित आर्टिकल है, आपका एक टॉपिक कवर हो जाएगा। और तीसरा, सिक्किम के मर्जर को 50 साल पूरे हो चुके हैं, इससे संबंधित आर्टिकल है। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले देखो, पिछले 2-3 दिनों से ना मैं बच्चों से काफ़ी बात कर रहा हूँ और ना सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, बॉर्डर लाइन पे मार्क्स बन रहे हैं। सबसे पहली चीज़ मैं उनको ये बोलूँगा, आप देखो बॉर्डर लाइन पे हो और प्रीलिम की रिजल्ट की चिंता करना छोड़ दीजिए, अब वो आपके हाथ में नहीं है। मेंस की तैयारी स्टार्ट करो अभी की अभी। ऐसा नहीं कि प्रीलिम के रिजल्ट का वेट करो और उसके बाद आप मेंस की तैयारी स्टार्ट करो, नहीं। बहुमूल्य समय आपका खराब हो जाएगा और टाइम वैसे भी कम है, 86 डेज हैं, तो आप अभी के अभी प्रीलिम की मेंस की तैयारी स्टार्ट करो, रिजल्ट आने के बाद नहीं। अब इसके बाद जो भी आपका ऑप्शनल है ना, तुरंत ऑप्शनल उठाओ। पेपर 1 आपका अगले 10 दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। किसी भी सूरत में एक टाइम लिमिट रखो कि हाँ यार 10 दिनों के अंदर मुझे करना ही करना है पेपर 1। इस प्रकार से टाइमलाइन सेट करोगे तब जाके किताब उठेगी, तब जाके प्रेशर आएगा, अदरवाइज तो ऐसा ही टाइम वेस्ट होगा। समझ गए? देखो मेंस के एग्जाम में ना टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ज़्यादातर बच्चे तो पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाते, आता हुआ क्वेश्चन छूट जाता है। तो एग्जैक्ट टाइम में पेपर को ख़त्म करने की प्रैक्टिस करो। हर हफ्ते कम से कम एक पेपर तो आपको जरूर अटेम्प्ट करना ही करना है, 3 घंटे का। ये पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। अदरवाइज तो देखो नॉन सीरियस एस्पायरेंट्स तो बहुत मिलेंगे आपको इस तैयारी में। आप सीरियस हो तो एक पेपर जरूर लिखो। और आपको तैयारी कैसे करनी है, बुक टू बुक नहीं करनी है कि हाँ भाई मेंस के लिए ये बुक उठाई, पेज 1 से स्टार्ट कर दिया। इतना टाइम नहीं है भैया। टॉपिक उठाओ, सिलेबस में मेंस का टॉपिक उठाओ और नोट्स अगर हैं, जो भी नोट्स हैं, चाहे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, टॉपिक्स जो भी आपने उठाया है कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स से, वहाँ से आइडियाज़ उठाओ। और कुछ फ्रेश आइडियाज़ भी होने चाहिए, ऐसा नहीं कि घिसे पीटे पुराने आइडियाज़। कुछ इंटरनेट पे सर्च भी करो, जैसे आज हमने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाला हम डिस्कस करेंगे, तो कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। ऐसे कुछ फ्रेश आइडियाज़ भी उठाओ। मतलब समझ गए ना? बुक टू बुक मत पढ़ो, टॉपिक वाइज पढ़ो सिर्फ। और हर एक आंसर पे सिर्फ 3 से लेके 5 डायमेंशन पे फोकस करो। पीएचडी नहीं करनी है, आंसर में जितना लिख पाओ बस उतना ही सही है। ऐसा नहीं कि 10-10 डायमेंशन याद कर लो, उनका कोई यूज नहीं है, वो फिर एफर्ट वेस्ट करने वाली बात है। एक आंसर में 3 से लेके 5 डायमेंशन बहुत हैं, इतना ही आप लिख पाते हो। आंसर्स को ना थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ एग्जामिनर के लिए। करंट एग्जाम्पल ज़्यादा लिखो ताकि उसे पढ़ने में मज़ा आए। डेटा दो जहाँ पे दे सकते हो। केस स्टडीज़ के लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए, प्रूवन फ्रेमवर्क। टॉपर की कॉपीज देखो कि हाँ भाई केस स्टडीज़ में ये फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे तो मार्क्स आते हैं। और देखो ये टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करिए, मतलब एडवाइस नहीं है, बता रहा हूँ, नेसेसिटी है, जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पे मैं रेगुलर आपके टच में रहूँगा और तैयारी को भटकने नहीं दूंगा। तो चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी डिस्कशन में ना फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है और आर्टिकल का टाइटल है द वेस्ट हैज़ ए फ्रोजन एंड फॉल्स आइडिया ऑफ इंडिया। इस टाइटल का मतलब देखो ये है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ना, वो आज भी इंडिया को ना 100 साल पुराने चश्मे से देखती हैं। मतलब ब्रिटिश ईरा के समय में जो हमारी इमेज थी ना, वही इमेज आज भी हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में बनी हुई है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 2 में सॉफ्ट पावर, अलग से देखो सॉफ्ट पावर टॉपिक नहीं है, लेकिन आईआर से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल देखो इसलिए पब्लिश हुआ है क्योंकि ना हाल ही में पहलगाम में 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने निर्दोष भारतीयों की हत्या की, धर्म पूछ के और सिंगल आउट करके। लेकिन बाद में जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया ना, वो ऑपरेशन सिंदूर देखो काफ़ी सफल था। मतलब देखो हम भारतीय हैं, हम तो उस ऑपरेशन की तारीफ करेंगे ही। उस चीज़ को आप एक तरफ रख दीजिए, आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचिए। आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचोगे ना, तो भी आप देखो
पूरे प्रॉपर एविडेंस है। हमने उनकी, सबसे पहली बात, हमने आतंकवादी हमले के खिलाफ में जवाब दिया। उन्होंने प्रोवोक किया, आतंकवादियों को स्पॉन्सर किया, और हमने सिर्फ रिप्लाई किया। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारी एयरफोर्स ने कितना बढ़िया काम किया। हमारी मिलिट्री ने 9 जगहों पे 24 टेरर साइट्स को स्ट्राइक किया। बाद में पाकिस्तान ने जवाब देने की कोशिश की, तो हमने उनके 9 एयर बेसिस पे अटैक किया। उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था हमने पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया। अब इस चीज़ के ना प्रॉपर एविडेंस हैं। मतलब उनका जो नूर खान एयरबेस था, वहाँ पे इतना बड़ा क्रेटर यानी खड्डा हो गया मिसाइल टकराने की वजह से। उन्होंने खुद माना कि हमारा अवाक सिस्टम जो था वो ख़राब हो गया इंडिया के एक मिसाइल अटैक में। वहाँ पे हैंगर एक जगह होती है जहाँ पे ना प्लेन वगैरह खड़े करते हैं, तो हमारी एक मिसाइल ने ना उनके हैंगर पे हमारी एक मिसाइल गिर गई, तो उनका अवाक सिस्टम इससे डिस्ट्रॉय हो गया, और भी उनके कुछ एयरफोर्स के जो ऑफिशियल्स थे वो भी मारे गए। तो कुल मिला के देखो, मेरा कहने का मतलब ये था, हम न्यूट्रल भी सोचे ना तो हमारी मिलिट्री काफ़ी मजबूत रही इस पूरे ऑपरेशन के दौरान। पाकिस्तान ने सिर्फ बातें की कि हाँ भाई हमने इंडिया के वहाँ पे अटैक कर दिया। पाकिस्तान ने एक भी इमेज शो नहीं की कि हमारे देश में उधमपुर एयरबेस पे कुछ नुकसान हुआ हो या फिर कहीं और पे कुछ नुकसान हुआ हो। उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया, कोई तस्वीर नहीं दी। हाँ, अगर न्यूट्रल बात करें तो एक चीज़ ज़रूर है कि उन्होंने दावा किया था हमारे 5 एयरक्राफ्ट गिर गए। 5 एयरक्राफ्ट हमारे नहीं गिरे थे, एक शायद राफेल गिरा था। इंडियन एयरफोर्स ने इस पे बात करने से मना कर दिया। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया कि देखो ये सब लॉसेस जो हैं प्लेन वगैरह के, ये कॉम्बैट का पार्ट हैं। लेकिन जिस हिसाब से अगर न्यूट्रल होके हम बात कर रहे हैं तो एक शायद राफेल गिरा था बठिंडा के पास में। चलो, ये सारी बातें ना मैंने न्यूट्रल होके की। न्यूट्रल होके भी बात करने पे आपको समझ में आ गया कि इंडिया की मिलिट्री कितनी हावी रही, हमने कितना बढ़िया ढंग से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं ग्लोबल नैरेटिव क्या गया है। देखो, ग्लोबल नैरेटिव बिल्कुल भी इंडिया के पक्ष में नहीं गया है। कुछ जो आउटलेट्स हैं, ग्लोबल आउटलेट्स कौन से हैं, जैसे बीबीसी यूके का, CNN यूएस का, अल जजीरा कहाँ का है, कतर का है। इन सब ने ना, किसी ने फोकस किया इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स पे। पहलगाम भूल गए, इंडिया ने क्यों ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया वो भूल गए। बस फोकस किया इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स पे। बीबीसी ने तो बल्कि इस चीज़ पे फोकस किया कि इंडिया ने जब टेरर स्ट्राइक्स किए तो उसमें कुछ निर्दोष लोगों की जान गई। बीबीसी ने इस चीज़ पे फोकस किया। और फ्रांस का एक न्यूज़ आउटलेट है, उसका नाम मुझे नहीं पता, कुछ फ्रेंच नेम है, ला करके कुछ, तो उन्होंने फोकस किया कि इंडियन एयरफोर्स की कमजोरी सामने आई इस पूरे ऑपरेशन के दौरान। इंडियन एयरफोर्स की कमजोरी एक्सपोज हो गई। तो कुल मिला के देखो, ग्लोबल नैरेटिव जो था बिल्कुल भी इंडिया के पक्ष में नहीं था। जो इंडियन साइड ऑफ स्टोरी थी वो कंप्लीटली मिसिंग थी। लेकिन हमारी जो स्टोरी है ना वो सिर्फ इंडिया में ही फेमस है, बाहर फेमस नहीं है। उसका रीजन जानते हो क्या है? जैसे देखो, यूके के पास में बीबीसी है ग्लोबल नैरेटिव बनाने के लिए, यूएस के पास में मान लीजिए CNN है जो यूएसए का प्रोपेगेंडा फैलाता है, कतर के पास में अल जजीरा है। हमारे पास में क्या है? हमारे पास में कहने को एक वियोन चैनल है, लेकिन वो अभी अभी बना है, उसकी कोई खास व्यूअरशिप है नहीं। अभी अभी का मतलब बहुत साल नहीं हुए हैं, तो उसकी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त व्यूअरशिप है और वो ग्लोबल नैरेटिव सेट करने में सक्षम है। नहीं, इंडिया ने देखो कभी ना इन्वेस्ट किया ही नहीं है ग्लोबल नैरेटिव को सेट करने में। एक फेमस कहावत है, जो देखो स्टोरीज सुना सकता है ना वो कंट्रोल करता है वर्ल्ड को, वर्ल्ड के नैरेटिव्स को। तो स्टोरी सुनाना आज के समय में सबसे बड़ी ताकत है। आज भी वेस्टर्न मीडिया ना हमें किसके चश्मे से देखता है, बाद में आएगा। इसी आर्टिकल में एक बुक का नाम होता है कैथरीन मायो। कैथरीन मायो आएगा, स्लाइड में आगे आएगा, मैं आपको अभी बता रहा हूं। कैथरीन मायो ने ना 1927 में, ब्रिटिश इरा में ना एक बुक लिखी थी 1927 में। उस बुक में ना, बुक का नाम था मदर इंडिया। उस बुक में ना सारी की सारी इंडिया की ना कमियां ही बताई गई हैं। इंडिया को गलत दिखाया गया कि इंडिया के जो लोग हैं अनसिविलाइज्ड हैं, इंडिया में सुपरस्टिशन काफ़ी ज़्यादा हैं, गवार लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इलिटरेट हैं,
और स्नेक चार्मर है, सांप वगैरह पालते हैं, मतलब समझ रहे हो। तो वही जो इमेज है ना आज भी वेस्टर्न कंट्रीज में इंडिया की बनी हुई है। और वो बुक जानते हो कैथरीन मायो ने क्यों लिखी थी? वो बुक लिखी थी ताकि ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई किया जा सके। कैथरीन मायो नहीं चाहती थी कि ब्रिटिशर्स छोड़ के जाएं इंडिया। वो चाहती थी कि ब्रिटिशर्स तो इंडिया जो अनसिविलाइज्ड है उसको सिविलाइज बनाने आए हैं, एक ना चैरिटी का काम कर रहे हैं ब्रिटिशर्स इंडियंस को सिविलाइज बना के। तो इंडियंस जो स्ट्रगल कर रहे थे ना फ्रीडम के लिए, उस फ्रीडम स्ट्रगल को अनजस्टिफाई करार देना चाहती थी कैथरीन मायो। अब ये लेकिन ये जो बुक थी ना कैथरीन मायो की मदर इंडिया, ये इतनी फेमस हुई कि भारत के बारे में इनकी जो सोच थी वो वेस्टर्न कंट्रीज के घरों घरों तक पहुंची। अरे पेन गिर गया। 35 टाइम्स इस बुक को ना रीप्रिंट किया गया, 35 टाइम्स। सोच के देखो। और यही बातें भारत के बारे में यही बातें वेस्टर्न कंट्रीज के यूथ तक पहुंची और उनकी सोच आज भी यही है इंडिया के बारे में। जबकि महात्मा गांधी ने ना कैथरीन मायो की इस बुक को ना ड्रेन रिपोर्ट कहा था, ड्रेन रिपोर्ट, कि आप इंडिया में बिल्कुल ड्रेन तक पहुंची मतलब नाले तक पहुंची और नाला आपने दिखा दिया, बस अच्छी जगहों पे आप गई नहीं। तो पूरी तरह से बाइस्ड और ड्रेन रिपोर्ट कहा था महात्मा गांधी ने इस कैथरीन मायो की बुक को। और देखो आज भी आप देख लीजिए, इंडिया को जब दिखाना हो ना कैसा दिखाया जाता है, स्लम डॉग मिलियनर। इस मूवी में इंडिया की गरीबी को एग्जेजरेट करके दिखाया था। इसके बाद देखिए मंकी मैन एक मूवी आई थी जिसमें हिंदू मोब को दिखाया गया है। तो मतलब यही मूवीज जो हैं फिर जो हॉलीवुड में चली हैं, हॉलीवुड ने बनाई हैं, फिर यही जो मूवीज हैं इंडिया को पिक्चराइज करती हैं, पूरे इंडिया को। जबकि वो इक्का दुक्का इंसिडेंट होते हैं, लेकिन उन इंसिडेंट्स के थ्रू ना पूरे भारत की तस्वीर को पेंट कर दिया जाता है जो कि गलत होती है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है हम रिएक्टिव हैं। रिएक्टिव क्यों हैं? देखो हम अपनी इमेज नहीं बनाएंगे खुद तो जाहिर तौर पे कोई और हमारी इमेज बनाएगा। हम अगर प्रोएक्टिव नहीं है अपनी इमेज बनाने के लिए, अपना नैरेटिव सेट करने के लिए, तो कोई और हमारा नैरेटिव सेट करेगा। समझ रहे हो? इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो किस प्रकार से वेस्टर्न मीडिया में ना पहलगाम टेरर अटैक को गलत ढंग से दिखाया गया। कई न्यूज आउटलेट्स ने तो लिख दिया कि इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की गई आतंकवादियों के द्वारा, जबकि देखो अंधाधुंध फायरिंग नहीं की गई थी, मतलब पूछ पूछ के फायरिंग की गई थी, ऐसा राइटर बोलते हैं। अब ये चीज़ें देखो आंसर्स में तो लिख नहीं सकते, लेकिन आर्टिकल में फ्लो में आ रही हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद पॉइंट आता है क्या वेस्टर्न मीडिया से एंगेज किया जाए या फिर इग्नोर कर दिया जाए। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये बोलते हैं कि अरे वेस्टर्न मीडिया की आज के समय में क्रेडिबिलिटी तो है नहीं और काफ़ी बार फेक न्यूज़ फैलाती पकड़ी गई है वेस्टर्न मीडिया, तो इसे इग्नोर कर दिया जाए। राइटर बोलते हैं देखो एक चीज़ आपको बताता हूँ, एक इफेक्ट होता है जेलमैन एमनेशिया इफेक्ट। जेलमैन एमनेशिया इफेक्ट ये बोलता है जैसे मीडिया ने कोई न्यूज़ दिखाई, अगर देखो उस न्यूज़ के मामले में आप एक्सपर्ट हो तो आपको पता लग जाता है कि ये जो मीडिया की न्यूज़ है ये फेक है, गलत है, आप भरोसा नहीं करते इतना। लेकिन देखो जब कोई न्यूज़ मीडिया आपको ऐसी न्यूज़ दिखाता है जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं हो, तो फिर आप उस न्यूज़ को ना फेक नहीं मानते। आपको लगता है आपको उस न्यूज़ मीडिया पे, न्यूज़ आउटलेट पे भरोसा नहीं है, न्यूज़ चैनल पे भरोसा नहीं है, लेकिन उस न्यूज़ के बारे में आप एक्सपर्ट नहीं हो, तो जो भी वो न्यूज़ चैनल दिखा रहा है ना आप मान जाओगे कि हाँ हो सकता है। फिर आप यूं नहीं बोलोगे ये फेक न्यूज़ है, क्यों? क्योंकि आप उस एक्सपर्ट नहीं हो उस मामले में। तो यही है जेलमैन एमनेशिया इफेक्ट। मतलब देखो वेस्टर्न मीडिया जो इंडिया के बारे में दिखाता है ना वेस्टर्न कंट्रीज में, वहां के लोग अब एक्सपर्ट तो है नहीं इंडिया के बारे में, तो जो भी वेस्टर्न मीडिया दिखाता है ना वहां के लोग मान लेते हैं कि हाँ ये सच है। फिर उनकी सोच और ज्यादा स्टीरियोटाइप वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं इंडिया के बारे में, मिथ पाल लेते हैं। तो राइटर बोलते हैं देखो इंडिया को ना थोड़ा प्रोएक्टिव होना ही पड़ेगा। ये आज की लड़ाई सिर्फ मिलिट्री की लड़ाई नहीं है, ये इंफॉर्मेशन का वारफेयर है, नरेटिव्स का वारफेयर है। पाकिस्तान हार गया बुरी तरह से ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन नरेटिव पाकिस्तान ने ऐसा सेट कर दिया अपने देश के अंदर जैसे वो जीता है। चलो फॉरेन कंट्रीज में पाकिस्तान ऐसा तो नरेटिव नहीं सेट कर सका पूरी तरह से कि हाँ हम जीत गए, लेकिन नरेटिव डाइवर्ट जरूर कर दिया पाकिस्तान ने। पहलगाम से ध्यान हट गया लोगों का और ध्यान आ गया इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स पे, कश्मीर पे। एक्चुअल में देखो होता क्या है, जैसे कतर है, कतर देश क्या करता है
अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में ना बहुत पैसा लगाता है, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ के मीडिया में बहुत पैसा इन्वेस्ट करता है। तो इस वजह से ना कतर का जो नरेटिव है ना वो अमेरिका के क्लासरूम्स तक पहुँच जाता है, लेकिन इंडिया ऐसी कोई एक्टिविटी करता नहीं है। कोई ऐसा लार्ज स्केल इन्फ्लुएंस करने का कैंपेन इंडिया नहीं चलाता। अभी जैसे डेलीगेशंस, ये शशि थरूर और ओवैसी जैसे डेलीगेशंस हमने भेजे तो हैं विदेशों में, लेकिन वो भी किससे बात करेंगे? वो वहाँ के सिर्फ ऑफिशियल्स से बात करेंगे, वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ के यूथ से थोड़ी ना बात करेंगे हमारे डेलीगेशंस। तो हमारी जो स्टोरी है वो सुनेगी ही नहीं वहाँ की जनता। ये वाला वो वाला पॉइंट आ गया जो मैंने बताया था ना, कैथरीन मायो, इनकी बुक आई थी मदर इंडिया, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया। और राइटर बोलते हैं देखो इन वेस्टर्न मीडिया की वजह से ना हमारा जो डायस्पोरा है ना, जो उन देशों में रहता है, वो भी कंफ्यूज रहता है कि वेस्टर्न मीडिया की बातें माने या फिर जो चल रहा है देश में उनकी माने। तो वो भी हमेशा आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझता रहता है, हमारा डायस्पोरा भी। फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं इंडिया देखो अपना नैरेटिव सेट नहीं कर पाता ना, इसमें ना एक थोड़ी कल्चरल प्रॉब्लम भी है। ये जो बाइबल बेस्ड कल्चर होते हैं ना, इनमें देखो एक मिशनरी जील होती है, मतलब एक उत्साह होता है मैसेज स्प्रेड करने का, समझ गए? मतलब ये बाइबल बेस्ड कल्चर्स में शुरुआत से ये सिखाया जाता है कम्युनिकेट करो, प्रीच करो, स्टोरीज सुनाओ, अपना बिलीफ स्प्रेड करो। तभी तो जो क्रिश्चियन ये रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया कम्युनिकेशन के थ्रू, मतलब प्रीच कर करके, स्टोरी सुना सुना के, अपना बिलीफ स्प्रेड कर करके कन्वर्ट कर दिए। तो बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज आई हैं, ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड, ऐसे ऐसे बचपन से उनको सिखा दिया जाता है कि मैसेज कैसे सेल करना है। लेकिन हमारे कल्चर में ना इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। इवन हमारे देश में जैसे भगवान नारद हैं, भगवान नारद जिनको किसी समय में ना डिवाइन कम्युनिकेटर माना जाता था, डिवाइन कम्युनिकेटर, लेकिन कल्चर में ना कुछ ऐसी मूवीज आई, कुछ ऐसा टेक्स्ट आया जिससे ना भगवान नारद को भी ना सही पिक्चर में नहीं दिखाया गया, समझ गए? तो यहां पे थोड़ी प्रॉब्लम कल्चर की भी है। अपने को अपने कल्चर पे प्राउड होना चाहिए। लास्ट में राइटर बोलते हैं देखो आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में ना अटेंशन असली पावर है, अटेंशन असली करेंसी है। और इंडिया को अगर ये अटेंशन की लड़ाई जीतनी है ना, तो फिर देखो इंडिया को, जैसे साउथ कोरिया ने के पॉप डिप्लोमेसी में काफ़ी इन्वेस्ट किया है, इंडिया को अपनी सॉफ्ट पावर का अच्छे से यूज़ करना होगा, अपनी स्टोरी खुद सुनानी होगी, अपना नैरेटिव खुद सेट करना होगा। चुप रहने से दूसरों का जो नैरेटिव है वो लोग स्वीकार कर लेंगे और आप अपनी आइडेंटिटी खो दोगे। तो अभी हमें डिसाइड करना है कि हम इस मामले में प्रोएक्टिव होंगे या फिर रिएक्टिव होंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से संबंधित है। तो आपका ना जीएस पेपर 3 में एक छोटा सा टॉपिक कवर हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है क्या? देखो जो हमारा फूड होता है ना, उसको प्रोसेस करना और फिर बेचना, इसको बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, गेहूं को सीधा बेचोगे तो कम दाम मिलेंगे, गेहूं को आटा बना के बेचोगे तो ज़्यादा दाम मिलेंगे, दूध का अगर पनीर बना के बेचोगे तो ज़्यादा दाम मिलेंगे, आम का अगर आमरस बना के बेचोगे तो ज़्यादा दाम मिलेंगे। ये सब क्या है? गेहूं का आटा बना देना, दूध से पनीर बना देना और आम से आमरस बना देना, ये क्या है? ये सब एग्जाम्पल्स हैं फूड प्रोसेसिंग के। इंडिया में देखो फूड प्रोसेसिंग का ना स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, और फूड प्रोसेसिंग ज़्यादा हो तो किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिल सकते हैं। लेकिन हमारे देश में एक्चुअल फूड प्रोसेसिंग काफ़ी कम होती है। जैसे यहाँ पे ना एक डेटा भी दिया हुआ है, यहाँ पे है, मतलब कि इंडिया में जो फूड ग्रो होता है ना, सिर्फ 10% फूड की प्रोसेसिंग होती है, और चाइना में जितना फूड ग्रो होता है ना 30%, 23% फूड की प्रोसेसिंग होती है चाइना में, और जबकि यूएसए में 65% फूड की प्रोसेसिंग होती है। तो इंडिया फूड प्रोसेसिंग के मामले में कितना पीछे है। जबकि ये देखो यहाँ पे ये हम ढूंढ रहे थे, एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मैं तो आर्टिकल तैयार करता हूँ ना पूरा, मुझे तो याद हो जाता है, फिर मैं कई बार
फ्लो में बताता हूँ पूरा स्टोरी की फॉर्म में। फिर मैं ये नहीं देखता कि स्लाइड पीछे है आगे है, मैं चाहता हूँ एक सिस्टमेटिक फ्लो में आपको पूरी स्टोरी पता लग जाए और याद हो जाए। स्लाइड तो आपको वैसे भी मिलनी ही है टेलीग्राम चैनल पे। तो राइटर बोलते हैं वैसे देखो इंडिया टॉप प्रोड्यूसर है मिल्क का, फ्रूट्स का, मसालों का, लेकिन इंडिया के पास में ना प्रॉपर स्टोरेज नहीं है, इनको स्टोर करने की व्यवस्था नहीं है, प्रोसेस करने के लिए यूनिट्स कम है, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर वीक है। तो इस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो जाता है। फूड प्रोसेसिंग मैटर क्यों करता है ये हम डिस्कस करें उससे पहले थोड़ा सा और डेटा देख लीजिए। ये डेटा जरूरी है आंसर्स में यूज़ करने के लिए। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर सनराइज सेक्टर है, मतलब इमर्जिंग सेक्टर है जो तेजी से ग्रो कर रहा है। 2014 से लेकर 2022 के बीच में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में ग्रोथ रेट देखने को मिली है 7.26% एवरेज, एनुअल एवरेज है। फिर 2021-22 में ना 2021-22 में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ने ना देश के टोटल ग्रोस वैल्यू एडिड में ना 1.8% कंट्रीब्यूट किया। 20 लाख वर्कर्स जो हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो कि देखो टोटल रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के वर्कर्स का 12.2% है। 41 जो मेगा फूड पार्क है ना वो अप्रूव्ड है। मेगा फूड पार्क देखो वो जगह होती है जहां पे एक ही जगह पे स्टोरेज, पैकेजिंग, कोल्ड चेन सब की व्यवस्था होती है, तो उनको बोलते हैं मेगा फूड पार्क। तो 41 अप्रूव्ड है जिनमें से 24 अभी ऑपरेशनल हैं। और जो ये प्रोसेस्ड फूड है ना टोटल एग्री एक्सपोर्ट का 25.6% है। टोटल एग्रीकल्चर का जितना एक्सपोर्ट होता है ना उसमें से 25.6% तो ये है प्रोसेस्ड फूड है, जैसे हल्दीराम की भुजिया, ये सब समझ गए। तो डेटा आपको मिल गया। अब बात करते हैं व्हाई फूड प्रोसेसिंग मैटर्स, क्यों जरूरी है, सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले देखो फूड प्रोसेसिंग ना दो मेजर पिलर्स को आपस में जोड़ता है, एक इकोनॉमी, एक एग्रीकल्चर। फार्मर से मार्केट के बीच में एक ब्रिज का काम करता है फूड प्रोसेसिंग। फार्मर से मार्केट के बीच में एक ब्रिज का काम करता है फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग में देखो आजकल आपको पता है प्रोसेस्ड फूड की ना डिमांड बढ़ रही है। जो शहर के लोग हैं वो पैकेज्ड फूड मांग रहे हैं, जैसे नेस्ले, पेप्सिको, ये कंपनीज हमारी नहीं है लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में अपना परचम लहरा चुकी है। तो हमारे देश की भी कुछ कंपनीज जो हैं वो ग्लोबल फूड ब्रांड बन सकती हैं, इसलिए जरूरी है हमारी फूड कंपनीज ग्लोबल ब्रांड बनेंगी तो हमारे देश को ही फायदा होगा ना। अगर फूड प्रोसेसिंग होती है तो वेस्टेज कम होती है, फार्मर्स की इनकम बढ़ती है, रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है फूड प्रोसेसिंग की सहायता से। अगर गांव में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी तो गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा ना। और जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया किसान अगर दूध बेचेगा तो कम पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर दूध का पनीर बना के बेचेगा तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब कुछ स्कीम्स देख लीजिए। आंसर में सरकार की स्कीम्स के बारे में ज़रूर लिखना पड़ता है, मतलब ना भी पूछा हो तो भी आप स्कीम्स ज़रूर बताइए। तो ये फूड प्रोसेसिंग से संबंधित कुछ स्कीम्स हैं, जैसे पीएम किसान संपदा। संपदा का मतलब है यहाँ पे स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। पूरा नाम लिखने की कई बार जरूरत नहीं होती, पीएम किसान संपदा स्कीम लिखोगे तो भी एग्जामिनर समझ जाएगा। तो इस स्कीम में मेगा पार्क्स, कोल्ड चेन, इन सबको सपोर्ट दिया जाता है। ऑपरेशन ग्रीन ये सिर्फ 3 फसलों के लिए था शुरुआत में, टॉप के लिए, टॉप मतलब टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, 3 फसलों को प्राइस सपोर्ट देने के लिए था, लेकिन अब तो ये 22 पेरिसेबल आइटम्स के लिए एक्सपेंड कर दिया गया है ऑपरेशन ग्रीन। फिर पीएम एफएमई, एफएमई का मतलब है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, मतलब फूड प्रोसेसिंग की छोटी छोटी स्मॉल फूड यूनिट्स इस्टाब्लिश करने में हेल्प करती है ये स्कीम। जो छोटी छोटी यूनिट्स है ना फूड प्रोसेसिंग की, उनको ट्रेनिंग देना, उनको क्रेडिट देना, उनकी मार्केटिंग करवाना, तो उन सब के लिए है ये पीएम एफएमई स्कीम। फिर ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक खास प्रोडक्ट को प्रमोट करना, जैसे बीकानेर की भुजिया, रतलाम का सेव, मालदा का आम, एक डिस्ट्रिक्ट से एक खास प्रोडक्ट को प्रमोट करना। फिर है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चलाई ना
कि ज़्यादा मोबाइल फ़ोन आप प्रोड्यूस करोगे तो ज़्यादा आपको इंसेंटिव मिलेगा, टैक्स में छूट मिलेगी। तो वैसी ही स्कीम फूड प्रोसेसिंग के लिए भी है, बड़ी यूनिट्स के लिए। इसके अलावा देखो, फूड प्रोसेसिंग प्लस कोल्ड चेन में 100% एफडीआई को अलाउ किया गया है। किसान कृषि उड़ान और कृषि रेल, ताकि किसानों के जो फसल है जल्दी से जल्दी मंडी में लाए जा सके। जैसे नॉर्थ ईस्ट या फिर हिली स्टेट्स है ना, वहाँ पे कुछ फसलें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो उनको मार्केट में जल्दी लाना ज़रूरी है। तो उसके लिए है ये स्कीम कृषि उड़ान कृषि रेल, ताकि प्लेन या फिर रेल की सहायता से जल्दी से वो दुर्गम इलाकों से फसलें मंडी तक लाई जा सकें। एक्सपोर्ट बॉडीज़ हैं, जैसे APEDA है, MPEDA है, ये सब क्या है? ये एक्सपोर्ट प्रमोट करने वाली बॉडीज़ हैं। इवन एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी भी आई 2018 में, जो फूड प्रोसेसिंग को सपोर्ट करती है। अब इसके बाद चैलेंजेस की बात की जाती है। चैलेंजेस क्या क्या हैं इस सेक्टर में? देखो, छोटी छोटी फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स बहुत ज़्यादा है, इनफॉर्मल तरीके से चल रही हैं, सरकार को कोई पता नहीं है, सरकार के पास रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो फिर सरकार उनकी हेल्प कैसे कर पाएगी? और नेक्स्ट चीज़ देखो, अभी ना इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा ही वीक है। कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक, स्टोरेज इंफ्रा बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत समय लगेगा ये इंफ्रा क्रिएट करने में। रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने में दिक्कत आती है, क्योंकि किसान ना हमारे देश में छोटे छोटे हैं। अब मान लीजिए चिप्स की फैक्ट्री लगानी है, लेकिन आसपास ज़्यादातर किसान थोड़े थोड़े आलू उगा रहे हैं। कोई 100 किलोग्राम आलू उगा रहा है, कोई 200 किलोग्राम आलू उगा रहा है। बड़े किसान नहीं है कि एक साथ बड़े आलू आप परचेज कर लो, तो मटेरियल को प्रोक्योर करने में दिक्कत आती है। फिर है लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स इस्टेब्लिश करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, लेकिन वो आसानी से मिलती नहीं है, फाइनेंस आसानी से मिलता नहीं है। फिर देखो, हमारे देश में ना टेस्टिंग, इंफ्रा और क्वालिटी कंट्रोल भी बहुत सिस्टम बेकार है। मतलब फूड प्रोसेसिंग यूनिट तो लग गई, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल करना जरूरी है। नकली पनीर आजकल मार्केट में कितना बिक रहा है यार। मैकडोनल्ड जैसी जगहों पे नकली पनीर वाले वो बर्गर बिक रहे हैं। बाहर का पनीर तो मतलब आप बहुत सोच समझ के खाओ, बाकी आइटम खा लो, पनीर का आइटम बाहर आजकल आप सोच समझ के खाओ, क्योंकि बहुत सारे केस सामने आ गए नकली पनीर के। तो हमारे देश में क्वालिटी कंट्रोल और टेस्टिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो पुअर है। फिर देखो, हमारे देश में R&D यूनिट्स, एक्सपोर्टर और बायर सब ना अलग अलग काम करके अलग अलग साइलोज में काम करते हैं, मिल के काम नहीं करते हैं। मिल के काम करें तो बढ़िया जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो थोड़ा इनोवेट करके नए नए प्रोडक्ट बनाएं जिनका एक्सपोर्ट हो। नहीं, एक्सपोर्टर का R&D यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो एक्सपोर्टर बता सकते हैं ना R&D यूनिट वालों को, इस चीज़ की डिमांड है, आप इसमें कुछ इनोवेशन करिए, समझे? तो मिल के काम करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। लेबर लॉज अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हैं, हार्ड हैं। लाइसेंसिंग अभी भी मुश्किल से मिलती है। स्किल्ड वर्कर्स नहीं हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में। ब्यूरोक्रेसी अभी भी परमिट वगैरह डिले कर देती है, अप्रूवल मुश्किल से मिलता है। तो कुल मिला के देखो, फार्म टू फैक्ट्री, खेत से लेके फैक्ट्री के बीच में पूरा एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम चाहिए, ताकि काम करना बिल्कुल आसान हो और सप्लाई चेन में कोई दिक्कत ना आए, फैक्ट्री तक माल पहुंचने में ना कोई दिक्कत ना आए। तो ये सारे सॉल्यूशंस हैं। प्रॉब्लम पता हो तो सॉल्यूशन तो आप खुद ही बता सकते हो। लेबर लॉज को सिंप्लीफाई करो, पैकेजिंग लॉ आसान बना दो, पैकेजिंग के स्टैंडर्ड जो हैं वो तय कर दो कि ऐसी पैकेजिंग होनी चाहिए, इससे वीक नहीं होनी चाहिए। टैक्स हॉलीडेज दो, मतलब टैक्स में छूट करो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। MSME जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैं, छोटी छोटी यूनिट्स जो मार्केटिंग नहीं कर पाती प्रोडक्ट की, तो उनकी हेल्प करो मार्केटिंग में। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है कोल्ड स्टोरेज में, लॉजिस्टिक में, वो गैप फिल करो। सप्लाई चेन जो है अच्छे से होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, फार्म से लेके फैक्ट्री तक माल बिल्कुल स्मूथली पहुंच जाना चाहिए। अब इसके लिए FPO भी सरकार प्रमोट कर रही है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एक किसान से आलू परचेज करना डिफिकल्ट है ना, लेकिन मान लीजिए 100 किसान आलू प्रोड्यूस कर रहे हैं और 100 किसानों से एक साथ कोई फैक्ट्री आलू परचेज कर लेती है, तो ज़्यादा आसान है ना। तो FPO को प्रमोट और ज़्यादा सरकार करे। ये देखो नीचे पॉइंट है भी सर FPO वाला। और ना किसानों को एंकरेज किया जाए कि आप ना सबसिस्टेंस फार्मिंग प्रोसेसिंग मत करो, मतलब कि जितना आपको चाहिए उतना नहीं, आप मार्केट के हिसाब से फसलें उगाओ। मार्केट को किस तरह की रिक्वायरमेंट है, आप उस हिसाब से फसल को उगाओ। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फूड प्रोसेसिंग से संबंधित। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सिक्किम के मर्जर से संबंधित है। सिक्किम को इंडिया में मर्ज हुए ना 50 साल पूरे हो गए। तो आपको पता है ऐसी इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। 50 साल पूरे हो गए, 100 साल पूरे हो गए, 75 साल पूरे हो गए। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में ना
इस बार यूपीएससी मेंस में ये क्वेश्चन पूछ सकती है सिक्किम के मर्जर से संबंधित। तो आज ना मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा कैसे सिक्किम इंडिया में मर्ज हो गया। यहाँ पे देखो, आप पहले ना बेसिक बैकग्राउंड समझ लीजिए। सिक्किम हिमालयज में एक छोटा सा किंगडम था, सिर्फ एरिया सिर्फ 7,000 के आसपास, 7,000 स्क्वायर किलोमीटर, दिल्ली से भी छोटा। सिक्किम के बारे में खास बात देखो ये है, सिक्किम ना दुनिया का ना लास्ट बुद्धिस्ट मोनार्की वाला देश था। मतलब बुद्धिस्ट मोनार्की वाला अंतिम देश था सिक्किम। देश तो नहीं कह सकते, किंगडम कह सकते हैं, किंगडम कह सकते हैं। क्या है सिक्किम की पूरी स्टोरी देखो। 333 सालों तक ना, 333 सालों तक यहाँ पे ना नामग्याल डायनेस्टी का रूल था। कौन सी डायनेस्टी का रूल था? नामग्याल। ये रूल स्टार्ट कब हुआ था? नामग्याल डायनेस्टी का रूल देखो स्टार्ट हुआ था 1642 में, और इनके पहले चोग्याल, चोग्याल यानी राजा, नामग्याल डायनेस्टी के पहले चोग्याल, चोग्याल मतलब राजा थे जिनका नाम था फुनस्टोंग नामग्याल। फुंटसोंग, फुंटसोंग नाम वगैरह कोई पूछने वाला है नहीं, लेकिन बस आपको एक बैकग्राउंड दे रहा हूं। रूल इनका स्टार्ट हुआ 1642 में। और चोग्याल यानी राजा का मतलब होता है धार्मिक राजा, क्योंकि मैंने बोला ना बुद्धिस्ट मोनार्की थी 333 सालों तक सिक्किम, तो चोग्याल मतलब धार्मिक राजा। ये रूल ना 1642 से स्टार्ट हुआ और 1975 तक चलता रहा। फाइनली 1975 में सिक्किम इंडिया में मर्ज हो गया, इंडिया का पूरी तरह से पार्ट बन गया। ब्रिटिश ईरा में क्या हुआ करता था? देखो ब्रिटिश ईरा में ना सिक्किम ना ब्रिटिश इंडिया का एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट हुआ करता था। प्रोटेक्टोरेट स्टेट मतलब जैसे कुछ चीज़ें ब्रिटिश इंडिया देखेंगी सिक्किम की, जैसे फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन, ये सब, बाकी सिक्किम खुद देखेगा। तो इसे बोलते हैं प्रोटेक्टोरेट स्टेट, कि 2-3 चीज़ें डिफेंस, फॉरेन अफेयर कोई दूसरा देश देखेगा, बाकी इंटरनली सारी चीज़ें वो राज्य खुद ही मैनेज करेगा। तो ब्रिटिश इंडिया में ना सिक्किम प्रोटेक्टोरेट स्टेट हुआ करता था। यहाँ पे ना 2 ट्रीटीज इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ना 1817 में एक ट्रीटी साइन हुई थी, उस ट्रीटी का नाम क्या था? ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ टिटालिया। ट्रीटी ऑफ टिटालिया 1817 में साइन हुई थी। ये ना ब्रिटिश नेपाल वार के बाद में साइन हुई थी, और इस ट्रीटी के तहत में ना सिक्किम को कुछ टेरिटरी ना वापस मिल गई। जो ब्रिटिशर्स ने नेपाल से जीत ली थी, तो सिक्किम को कुछ टेरिटरी वापस मिल गई, ट्रीटी ऑफ टिटालिया। फिर एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ टुमलोंग। 1861 में ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ टुमलोंग। अब आप पूछोगे सर इस टुमलोंग ट्रीटी में क्या हुआ था? टिटालिया में तो चलो पता लग गया, नेपाल से कुछ ट्रीटी वापस मिल गई। टुमलोंग ट्रीटी में क्या हुआ था? ये देखो गेम चेंजर ट्रीटी थी। इसी ट्रीटी के बाद में सिक्किम जो था वो ब्रिटिश इंडिया का प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन गया था। जो मैंने बोला ना, हाँ भाई कुछ डिपार्टमेंट ब्रिटिश इंडिया संभालेगा, बाकी एक अपने आप से चलेगा, ये राज्य है। तो ये हुआ था टुमलोंग ट्रीटी के बाद में। फिर इनकी 1890 में एक और ट्रीटी साइन हुई। 1890 में ना एक कन्वेंशन हुई थी, कलकत्ता कन्वेंशन। कलकत्ता कन्वेंशन में क्या हुआ था? तिब्बत और सिक्किम की जो बाउंड्री थी वो फिक्स हो गई। उस समय देखो सिक्किम अलग हुआ करता था, चाइना का पार्ट नहीं हुआ करता था। सिक्किम का बॉर्डर लगा करता था तिब्बत के साथ में, ना कि चाइना के साथ में। तो 1890 की कलकत्ता कन्वेंशन के बाद में ना सिक्किम और तिब्बत इन दोनों का ना बॉर्डर फिक्स हो गया। इस वजह से सिक्किम के ऊपर जो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस था ना वो और ज़्यादा मजबूत हो गया। चलो ये सब चला ब्रिटिश इंडिया के दौरान। अब बात करते हैं आज़ादी के बाद क्या हुआ। 1947 में ना जब देखो देश आज़ाद हुआ और 565 जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो इंडिया में मर्ज हो गए। क्या सिक्किम इंडिया में मर्ज हुआ? आंसर है नो। 1947 में सिक्किम इंडिया में मर्ज नहीं हुआ। सरदार पटेल तो मर्जर चाहते थे, लेकिन नेहरू ने इनकार कर दिया। नेहरू ने बोला कि सिक्किम अपने हिसाब से इंडिया के साथ रिलेशन मेंटेन करेगा। तो 1950 में फाइनली 3 साल बाद एक एग्रीमेंट साइन होता है इंडिया और सिक्किम के बीच में, जिसे बोलते हैं एग्रीमेंट ऑफ प्रोटेक्शन। मतलब इंडिया ने ये डिसाइड किया सिक्किम के साथ मिलके कि सिक्किम के ना ये जो मामले हैं ना, जैसे एक्सटर्नल अफेयर, उनके फॉरेन रिलेशन, उनका डिफेंस, उनका पोस्ट, उनका कम्युनिकेशन, उनकी करेंसी, ये सब इंडिया संभालेगा
बाकी देखो, सिक्किम के पास में इंटरनल ऑटोनमी रहेगी, और जैसे पहले चल रहा था उनका चोग्याल सिस्टम, मतलब राजा वाला सिस्टम चल रहा था, धार्मिक राजा, बुद्धिस्ट मोनार्की जो चल रही थी, वैसे ही चलती रहेगी। कुल मिला के जैसा सिस्टम ब्रिटिश इंडिया में था, वैसा ही सिस्टम इंडिया ने आज़ादी के बाद भी डिसाइड किया सिक्किम के साथ में चलता रहेगा। चोग्याल हेड रहेंगे, उनका अपना फ्लैग रहेगा, सिक्किम का अलग से उनका संविधान रहेगा, ये सब सिस्टम उनका चलता रहेगा। अब सिक्किम में ना एक प्रॉब्लम ये थी शुरुआत से ही, सिक्किम में ना जो राजा थे वो तो देखो, अब चूंकि बुद्धिस्ट मोनार्की थी तो तिब्बतियन मूल के राजा थे, लेकिन जो जनता थी ज़्यादा वो नेपाली ओरिजिन की थी। ये दिक्कत सिक्किम में थी। तो शुरुआत से ही वहाँ पे ना 1949 में पहली अपराइजिंग हो गई राजा के खिलाफ। लोग ना पैलेस के गेट पे आ गए थे, 5,000 लोग आ गए पैलेस के गेट पे, मांग करने लगे कि यार राजा का रूल खत्म हो, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, इंडिया के साथ मर्ज कर दो, लैंड रिफॉर्म्स लेके आओ। लेकिन देखो, इंडिया ने उस समय ना राजा को ही सपोर्ट किया, इंडिया ने जनता को सपोर्ट नहीं किया, इंडिया ने चोग्याल को सपोर्ट किया, धार्मिक जो राजा होते हैं उनको सपोर्ट किया, इसलिए वो अपराइजिंग सफल नहीं हो सकी। इंडिया की उस समय पॉलिसी सिंपल थी कि महाराज को अपीज करो, और जो लोग इंडिया के साथ एक्सेशन चाहते हैं उनको ज़्यादा तवज्जो मत दो, समझ गए। लेकिन देखो, धीरे धीरे लोगों की जो डिमांड्स थी ना वो बढ़ती जा रही थी, लोग और ज़्यादा राजा के रूल से नाराज होते जा रहे थे। 1963 तक जो चोग्याल थे ना, उस समय सिचुएशन फिर भी ठीक थी। 1963 तक चोग्याल थे महाराज तासी नामग्याल। अब ये थोड़े तो ठीक थे, देखो जनता में पॉपुलर थे, फ्री इलेक्शंस चाहते थे और बैलेंस मेंटेन करके रखते थे अलग अलग सेक्शंस के बीच में। लेकिन जैसे इनकी डेथ हुई ना, फिर रूल स्टार्ट होता है लास्ट चोग्याल का। 1963 से लेके 1975 के बीच में रूल था लास्ट चोग्याल का, लास्ट राजा का, जिनका नाम था पाल्डेन थोंडुप नामग्याल, पाल्डेन थोंडुप। अब ये जो राजा थे ना, ये राजा थोड़े यंग थे, इनएक्सपीरियंस्ड थे, ईगो बहुत ज़्यादा थी, और इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या करी, एक लड़की से शादी कर ली। वो लड़की थी अमेरिकन, होप कुक। अब ये यूएसए की लड़की थी। आप बोलोगे सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, शादी तो शादी है, चाहे किसी से हो, लड़की से तो है, आजकल तो लोग लड़कों से भी कर लेते हैं। लेकिन देखो बात ये है, उस समय कोल्ड वार चल रहा था। आप सोच के देखिए, मैप देखिए, कोल्ड वार चल रहा है, और सिक्किम एक ऐसी जगह है जो इंडिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट, चुम्बी वैली जो इतना हमारे चिकन नेक कॉरिडोर से नज़दीक है, तो ऐसी जगह पे एक ऐसी लड़की का राजा की पत्नी बनना जो किसी ऐसे देश से संबंध रखती हैं जिसके साथ इंडिया के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, यूएस के साथ इंडिया के रिश्ते अच्छे नहीं थे। तो इंडिया में तो ना अलग अलग कंस्पिरेसी थ्योरीज चलने लगी कि ये जो लड़की है होप कुक, ये स्पाई है, यूएसए की CIA की स्पाई है। तो इंडिया के लिए नाइटमेयर था ये। और 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ था, तो सिक्किम की इंपॉर्टेंस हमें समझ में आ चुकी थी कि यार सिक्किम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, सिक्किम तो एक बफर का काम करता है इंडिया चाइना के बीच में, हमें सिक्किम की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई थी। तो अब सिक्किम, हमें यह समझ में आने लगा कि यार सिक्किम अगर भारत के हाथ से निकल गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इंडिया ने अपनी पॉलिसी कर दी रिवर्स। जैसे मैंने आपको बताया ना, 1949 में पहले इंडिया ने राजा का साथ दिया था, नामग्याल का साथ दिया था, मतलब चोग्याल का साथ दिया था, और वो लोग जो इंडिया के साथ मर्जर चाहते थे उनको इंडिया ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। बट अब इंडिया ने लिया यू टर्न। अब इंडिया चाहता था सिक्किम इंडिया के साथ में ना मर्ज हो जाए। तो फिर इंडिया की जो एजेंसीज थी वहाँ पे एक्टिव हो गई। अब ये सब बातें देखो लिखने की नहीं है, लेकिन मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ तो बता देता हूँ। फिर इंडिया की जो एजेंसीज ने ना वहाँ पे डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाली फोर्सेस को यूनाइट करना स्टार्ट कर दिया सिक्किम के अंदर, और जो वहाँ के ओपोजिशन के लीडर थे जो राजा का विरोध करते थे उनको इंडिया ने मजबूत किया। इंडिया ने रिसोर्सेज दिए, पब्लिक सपोर्ट इंडिया ने दिया। अब तो ये भी लगते हैं राजा का जो लोग विरोध कर रहे थे पैलेस के गेट पे इकट्ठा हो गए थे, उसमें से कुछ इंडियन आर्मी के भी लोग थे। मतलब थ्योरीज तो देखो चलती हैं,
लेकिन हुआ ये, विरोध राजा का इतना ज़्यादा बढ़ गया था 1973 में, राजा को झुकना पड़ा। एक ट्राईपैर्टाइट 3 पक्षीय एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें ये डिसाइड हुआ कि हाँ रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, सरकार चुनी जाएगी, वो सारी चीज़ें। बाद में देखो, बाद में फिर क्या हुआ था, रेफरेंडम करवाया गया था सिक्किम में। 97.5% लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ हमें इंडिया के साथ में मर्ज होना है। और बाद में फिर एक संविधान को अमेंड करके सिक्किम को फाइनली इंडिया का पार्ट बना दिया गया। आर्टिकल्स के नाम बताइए, सिक्किम को इंडिया में मर्ज करने के लिए कौन से आर्टिकल्स अमेंड किए गए थे, नाम बताइए। राजा का जो रूल था पूरी तरह से ख़त्म हो गया। राजा का रूल 1973 में ही ख़त्म हो गया था जब 3 पक्षीय एग्रीमेंट साइन हुआ था। उसके बाद तो रेफरेंडम हुआ तो फिर सिक्किम इंडिया में मर्ज हो गया। और एक चीज़ देखो, शुरुआत में 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ना सिक्किम इंडिया का एसोसिएटिव स्टेट बना था। लेकिन इंडिया ने सोचा कि यार एसोसिएटिव स्टेट में ना कन्फ्यूजन वगैरह पैदा ना हो, तो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फिर बाद में पूरी तरह से मर्ज कर दिया। क्योंकि वो सिक्किम के राजा थे, वो भी कोशिश कर रहे थे, चाइना वगैरह से हेल्प मांग रहे थे कि हमारी मदद कीजिए। शुरुआत में चाइना ने सिक्किम को इंडिया का पार्ट नहीं माना, लेकिन 2003 में फाइनली सिक्किम को इंडिया का पार्ट मान लिया। तो ये पूरी स्टोरी है मर्जर की। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने सबसे पहले देखो वेस्टर्न नरेटिव वाला आर्टिकल डिस्कस किया, किस प्रकार से इंडिया अपना नरेटिव सेट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि देखो हम इन्वेस्ट नहीं करते, अपनी मीडिया में इन्वेस्ट नहीं करते, हम डोनेशन वगैरह नहीं देते जैसे कतर वगैरह देते हैं। और हमारे देश में कम्युनिकेशन, जैसे यूएस में बाइबल बेस्ड कल्चर है, शुरुआत से ही प्रीचिंग को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, हमारे देश में नहीं दी जाती। तो वो सारी चीज़ें हैं। फिर ये फूड प्रोसेसिंग वाला पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, तो पूरा सिस्टमेटिक ढंग से डिस्कस किया। ये सारा करंट डेटा है, कंट्रीब्यूशन एनुअल ग्रोथ रेट कितना है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का 7.26, और जीवीए में कितना कंट्रीब्यूशन 1.8। क्यों ज़रूरी है? 2 पिलर्स को लिंक करता है, एग्रीकल्चर को, इकोनॉमी को। अर्बन एरियाज़ के लोग पसंद करते हैं पैकेज्ड फूड खाना, किसानों की इनकम बूस्ट होती है। ये गवर्नमेंट स्कीम था, पीएम किसान संपदा, ऑपरेशन ग्रीन, पीएमएफएमई, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ये सारे दूसरे मैकेनिज्म्स सपोर्ट करने के लिए, जैसे 100% एफडीआई, कृषि उड़ान, कृषि रेल, ताकि जल्दी माल पहुंचे। चैलेंजेस क्या है? अभी भी छोटी छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, माल प्रोक्योर करने में दिक्कत आती है, वर्किंग कैपिटल नहीं है, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये सब ठीक करने हैं। और लास्ट में ये सिक्किम वाला तो पूरी स्टोरी हमने जानी। ये थोड़ा टीचर वाले तरीके से मैंने आपको बताया, इसकी स्लाइड नहीं थी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।